नमस्कार साथियों, नूतन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो सीजीपीएससी मेंस 2023 में जो ज्योग्राफी का सवाल आया हुआ है ना, टोटल 50 मार्क्स का आता है ये। और 50 मार्क्स में जो ये पेपर है वो पेपर 5 का पार्ट है और भाग 2 का पार्ट है। ठीक है, पेपर 5 भाग 2 में ज्योग्राफी के 50 नंबर के सवाल आते हैं। उसमें हमने 2023 का उठाया है और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला सवाल आया था वो था भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई तथा इस सीमा से लगे भारतीय राज्यों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 सवाल पूछा है, सीमा की लंबाई और भारतीय राज्यों के नाम। तो सबसे पहले सवाल का जवाब क्या होगा? बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर है तथा बांग्लादेश के पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लगते हैं, जबकि पश्चिम में पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है, तो ये दूसरे सवाल का जवाब होगा पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सारे लगते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। आपका जो दूसरा सवाल है इसमें वो है अटल टनल की विशेषता बताइए। अटल टनल है ना, तो जो आपका अटल टनल कहाँ है, सबसे पहला तो सवाल ये होना चाहिए आपका। तो ये जो है आपका रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसकी विशेषता बताने के लिए बोल रहा है, लोकेशन नहीं पूछा है, तो हमको क्या बताना है? केवल विशेषता। उसकी विशेषता क्या क्या है? देखो, पहला, यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत लंबा सुरंग है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित है और भारत की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें सुरंग नियंत्रण प्रणाली, संचार एवं वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई है। ज़्यादातर सुरंगों में ये सब चीज़ें नहीं होती है ना, पर क्योंकि है इसमें तो इसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 जो है, भारत के उत्तरी मैदान में पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी की स्थिति एवं लक्षण बताइए बोला है। ठीक है, तो इसमें 2 सवाल है आपका, पहला क्या है? स्थिति, दूसरा लक्षण। ठीक है, किसके बारे में पूछा है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में, स्थिति और लक्षण। तो स्थिति जो है उसका, ये गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है, विस्तार है इसका। दूसरा, लक्षण बताना है इसमें, तो कम से कम 3 लक्षण बता देते हैं, 2 नंबर का सवाल था ये, है ना। तो यह हल्की भूरे रंग की होती है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है तथा इसमें तीसरा है पोटास और चूना, फास्फोरिक एसिड मौजूद होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए आपको कम से कम 4 लाइन लिखना है और ये काफी है इसके लिए, है ना। ज्यादा लिखोगे जगह नहीं रहता है उसमें। ठीक, अगला देखते हैं हमारा चौथा सवाल। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, है ना। लोकेशन अभी बताना चाह रहा था मैं, अटल टनल कहाँ है और जो आपका उत्तरी जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। देख लीजिए, यह आपका भारत का मैप, भारत के मैप में जो आपका अटल टनल है वो यहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे में। ठीक है, और हमने जो भी जलोढ़ मिट्टी पढ़ा, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के मैदानों में गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो गंगा नदी जो है आपका यहाँ बहती है, बांग्लादेश में जाके गिरती है, और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से आकर बांग्लादेश में गंगा से मिलती है और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जो नदियों के बीच में विस्तृत मैदान है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी का एरिया। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के मैदानों में ब्रह्मपुत्र से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये 2 सवाल का आपका लोकेशन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है, भारत के पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन का विस्तार एवं विशेषताएं लिखिए। देखो, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो आपका 50 नंबर का आता है क्या ज्योग्राफी, है ना, 50 मार्क्स का जो आता है, इसमें से दो के होते हैं 6 सवाल। ठीक है, ये 2 मार्क्स के होंगे तो 6 सवाल होंगे और उसमें केवल आपको 4 लाइन ही लिखना है। ठीक है, तो ये चौथा है 2 मार्क्स का सवाल। भारत के पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन का विस्तार एवं विशेषताएं लिखिए। यह वन हिमाचल के तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। तराई प्रदेश, है ना, हिमालय के जस्ट तलहटी में उतरते ही तराई प्रदेश चालू होता है, उसमें पाए जाते हैं, शिवालिक की तलहटी में। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी विस्तृत है। ठीक है, तो विस्तार बोला है तो कहाँ कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में। उसके बाद बोला है विशेषताएं लिखिए। तो विशेषता देखो क्या है, इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वन, मतलब सदाबहार वन पाए जाते हैं, और शंकुधारी वन, दोनों का मिक्स है। सदाबहार वन जो है जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पाए जाते हैं, और शंकुधारी वन पर्वतों में पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर है, आपका जो पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन है उसमें सदाबहार भी होंगे और शंकुधारी भी वन होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए 5वां नंबर का। भारत में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र का विस्तार विवरण दीजिए बोला है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र,
सबसे पहला पता होना चाहिए आपको अंकलेश्वर कहाँ है, तो गुजरात में। लोकेशन बता देते हैं इसका। अंकलेश्वर जो है गुजरात के भरूच जिले में स्थित है तथा यह भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रासायनिक उद्योग के लिए। देखो तेल क्षेत्र से जो आपका पेट्रोलियम निकलता है उसमें से आपसे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं, उर्वरक भी बनते हैं, तो रासायनिक उद्योग का केंद्र है कौन, अंकलेश्वर। और एक स्टेटमेंट है, लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्या कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे समृद्धि का फव्वारा कहा है ना, फव्वारा निकलता है तेल जैसे। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये है 2 नंबर का लास्ट सवाल है ना, इसके बाद 4 नंबर वाले चालू हो जाएंगे। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो भारत में विद्युत का उत्पादन कौन कौन से स्रोतों से होता है ये हमको पूछा है। तो सबसे ज्यादा किससे उत्पादन होता है हमारे यहाँ, ताप विद्युत। ताप विद्युत मतलब कोयला जलाकर। अगर हल्का फुल्का भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कोयले से भाप बनाया जाता है, उसको टरबाइन चलाया जाता है और बिजली बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें विभिन्न स्रोतों के बारे में पूछा है, तो सारे स्रोत जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरियस सोर्सेस कौन कौन से हैं, पहला है ताप विद्युत कोयला जलाकर, दूसरा है जल विद्युत नदियों में, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम फोड़कर, ठीक है, फिर सौर ऊर्जा है आपका, ये मेन है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का भी हम लोग प्रयोग करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो ये विभिन्न स्रोत हो गए आपके। 2 नंबर का है, 4 लाइन काफी हो जाएगा। अगला है आपका 7वां, 4 मार्क्स का है, भारत में तांबा अयस्क के उत्पादन का विवरण दीजिए। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ तांबा होता है उसको हमको बताना है विस्तार से। देखो अगर आप पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुराना स्थल है तांबे का राजस्थान का खेतड़ी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसी को लिख दिया कि भारत की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध तांबे की खान कौन है, राजस्थान का खेतड़ी। उसके बाद है भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य है ना, 2 राज्य हमारे पास, कौन कौन सा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वर्तमान में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, जो देश का लगभग कितना 53% जो है तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है, तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, राजस्थान में। उत्पादन कर रहा है मध्य प्रदेश, पर भंडारण सबसे ज्यादा राजस्थान में। ठीक है, भारत में तांबा उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL है ना, इसके अलावा 2 और हैं, हिंडाल्को और वेदांता। ये लोग तांबे का उत्पादन करते हैं। क्षेत्र तो 2 ही है ना, वो 4 नंबर में लिखना है, तो उनके आसपास भी थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में तांबे की सबसे बड़ी खदान मध्य प्रदेश में, सॉरी कहाँ पे है, मलाज खंड में है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल 8वां। ठीक है, चलो चाहे तो मैप में लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं है ना। सबसे बड़े जो तांबे के 2 खदान हैं वो आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। ठीक, अगला है आपका 8वां सवाल, भारत में फसल ऋतुओं की व्याख्या करें। 4 नंबर के लिए पूछा है, तो फसल ऋतु हमारे पास 3 होते हैं। 3 ऋतुएं जानते हो आप लोग, बरसात का ऋतु है, गर्मी का ऋतु है, शीत का ऋतु है। तो उस सीजन में कैसे कैसे फसल लगाए जाते हैं ये हमको पूछा गया है, जो पूछा है वही बताना है। ठीक है, तो भारत में 3 फसल ऋतु हैं, कौन कौन से, सबसे पहला आता है खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा होता है जायद फसल। तो खरीफ फसल क्या होता है, ये वर्षा ऋतु में जून से अक्टूबर माह के बीच में लगाया जाता है ना। क्या क्या होता है इसमें, तो प्रमुख फसल है आपका धान, मक्का, ज्वार, उड़द, कपास आदि। ये सब कब लगाया जाता है, वर्षा ऋतु में। नाम क्या है वर्षा ऋतु वाले का, खरीफ। दूसरा होता है आपका रबी फसल। रबी फसल जो है ये अक्टूबर से अप्रैल के बीच में लगाया जाता है, कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। ठीक है जी, प्रमुख फसल इसमें क्या है, गेहूं, चना, सरसों आदि। ठीक, तो शीत ऋतु में ये सब लगाया जाता है आपका। तीसरा होता है जायद फसल, अभी वाला सीजन, ग्रीष्म ऋतु में जो आपके जो लगाए जाते हैं फसलें उन्हीं को बोला जाता है जायद फसलें। कब से लगाएंगे, अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में। तो अभी मार्केट में क्या आता है देखिए, खरबूज, तरबूज, खीरा और ककड़ी है ना, ये आपका जायद फसल। ठीक है, चलिए अगला करते हैं हम लोग 9वां सवाल। ये भी 4 नंबर का ही है ना। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी जमशेदपुर के बारे में समझाइए। ठीक है, टाटा लौह, केवल लौह इस्पात कंपनी के बारे में पूछा है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत विस्तृत है, उनके बारे में हमको नहीं बताना है, केवल लौह वाले को बताना है। ठीक है, तो लौह इस्पात कंपनी में क्या है खास, देखो टाटा लौह इस्पात कंपनी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, टिस्को। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे पहले जमशेदपुर में खोला गया था इसका कारखाना, कब, 1907। ठीक है, यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसका वार्षिक उत्पादन 28 मिलियन टन है। पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है ये आपका कौन, टिस्को।
इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। टाटा समूह का ये एक हिस्सा है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का केवल एक हिस्सा है, जिसका प्राथमिक परिचालन जमशेदपुर में किया गया था। हाल ही में इसके जो चेयरमैन है रतन जी टाटा, इनका निधन हुआ था, तो इसलिए इसको मेंस में पूछा था, है ना, लिंक करके। चलिए, तो ये भी 4 नंबर के लिए काफी है। अगर आप इसको कॉपी में लिखेंगे तो ये कम से कम 8-10 लाइन जाता है ना, इसमें आपको कम दिख रहा होगा। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ये 8 नंबर का आया हुआ था कि भारत में सौर ऊर्जा के विकास के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। कम से कम एक पेज लिखना पड़ेगा इसमें आपको, और हमने थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया ताकि आपको जितना याद रहे उतना आप लिख सकें। ठीक है, तो भारत में सौर ऊर्जा के विकास एवं क्षेत्रों का वर्णन कीजिए बोला है। तो भारत में सौर ऊर्जा का विकास कहाँ कहाँ हुआ है? तो सबसे पहला टारगेट बता दीजिए, है ना, कि भारत जो है वो कहाँ क्या है, हमारा सौर ऊर्जा का हब है ना। भारत सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सौर ऊर्जा का। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ था 2015 में, एक गठबंधन बना था, तो ये उसका हेड है कौन? भारत। इंपॉर्टेंट है ना ये, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। 2030 तक हमने टारगेट रखा है 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन। बहुत बड़ा डाटा होता है ये, 500 गीगावाट, है ना, इतना हम लोग टारगेट रखे हैं 2030 तक। अब भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा विकास राजस्थान में हुआ है, जानते हैं सबसे ज्यादा धूप वहीं पड़ता है, तो है ना। और द्वितीय स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है। भारत में सौर ऊर्जा के विकास में तेजी हो रही है और यह नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सौर ऊर्जा के विकास के कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। हेडलाइंस बता देता हूं आपको, अंदर आप चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है हेडलाइंस देख लीजिए। सबसे पहला, सौर ऊर्जा संयंत्र। तो आप गौर कर रहे होंगे कि भारत में कुछ सालों से जो है सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, है ना। आपका भिलाई में भी लगा हुआ है एक, वो आपके सरोदा के टैंक में, है ना, तो सेम है आपका। सौर ऊर्जा संयंत्र बड़े बड़े आपके लगे जाते हैं संयंत्र, उसमें भारत में कई बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। दूसरा है आपका रूफटॉप सोलर, छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन। नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा इसका, रूफटॉप जो घर के छत में लगाया जाता है उसको बोला जाता है रूफटॉप। और जो आपका घर है, ऑफिसेज हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सबकी छतों पर पावर सप्लाई के लिए ये योजना चलाया गया है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। ठीक है, अगला है आपका सौर कृषि पंप। गांव में जो किसान कृषि के लिए आपके बोरवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको भी पावर देने के लिए सौर कृषि पंप के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो ये भी एक योजना है गवर्नमेंट का। तो ये सेक्टर है जहां जहां भी विकास हो रहा है आपके सोलर के लिए। इसके अलावा सौर शहर और स्मार्ट ग्रिड, है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके स्ट्रीट्स में या फिर गार्डन्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे जो बल्ब लगे होते हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है। तो वो डायरेक्ट मेन ग्रिड से नहीं लेते पावर, कहाँ से लेते हैं? सोलर एनर्जी से चल रहे होते हैं। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। इसके बाद है सौर ऊर्जा आधारित उद्योग और उत्पादन। उद्योगों में भी अब सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं आपके जो स्टील प्लांट्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं बिजली का, इसलिए अब वहां भी क्या छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि बाहर से कोयले से बिजली बनाकर उनको सप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अभी बता रहा था इसके बारे में, 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर हमने क्या बनाया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए की स्थापना की है ना। किसके लिए? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको भी। नीतियां योजनाएं, भारत जो सरकार है आपका वो बहुत सारी योजनाएं ला रही है ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। किसके लिए? हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें इसके लिए, है ना। सौर ऊर्जा मिशन भी चलाया गया है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये 100 गीगावाट का पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ है आपका किस एक सवाल के लिए कि भारत में सौर ऊर्जा के विकास के क्षेत्रों का वर्णन करें। इतने सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये 8 नंबर के लिए काफी होगा। अगला है हमारा भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के ऊपर प्रकाश डालिए। ठीक है, सोलर एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बताया है मैंने आपको, तो उस पर डिटेल से आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, है ना, ये तो है ही काफी। अगला है भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों को पर प्रकाश डालिए, है ना। भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस पे खनिज मिलते हैं वो हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत खनिज संसाधनों से समृद्ध देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये आपका स्टेटमेंट रहेगा शुरुआत में, इंट्रोडक्शन टाइप का। ठीक है, प्रमुख खनिज क्षेत्रों को धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटा गया है ना। तो भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं? 4 प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं। सबसे पहला है आपका पेनिनसुलर सील्ड, आपका फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका पेनिनसुला? पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप, मतलब भारत का जो आपका गोंडवाना लैंड है बीच वाला हिस्सा। अब बता दें थोड़ा सा पेनिनसुला किसको कहा जाता है। देख लीजिए,
ये जो प्रायद्वीप है वो आपका 3 साइड से समंदर से घिरा होता है। बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी इधर है और नीचे में इंडियन ओशियन है। तो तीनों साइड से घिरा हुआ इस वाले हिस्से को बोलेंगे हम लोग प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। तो जो खनिज के मामले में पेनिनसुला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और इसमें सबसे बड़ा एरिया है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ये खनिज का भंडार। ठीक है, तो अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो ये वाला एरिया हो गया, यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते आपको उत्तर भारत में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो आपका अपतटीय क्षेत्र है, अपशोर साइड्स है ना, जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ भी बहुत सारे खनिज मिलते हैं आपको। ठीक है, चलो देखने इसमें लिखना क्या है आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहला फील्ड हमने लिखा क्या? पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में आपको बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक और कोयला का विशाल भंडार मिलेगा। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बताया अभी, तीनों इंपॉर्टेंट है खनिज के मामले में। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लौह है, टीना है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, ये सब मिलेगा आपको। दूसरा जो क्षेत्र है वो आपका इंडो गंगेटिक प्लेन है ना, कौन सा? सिंधु गंगा का मैदान। तो इन उतना ज्यादा नहीं मिलता पर यहाँ भी मिलता है, आपके पेट्रोलियम के छोटे छोटे भंडार हैं यहाँ पे। कहाँ पे? सिंधु गंगा के मैदान में। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो है आपका पश्चिमी घाट और अरावली क्षेत्र में है ना। तो ये जो आपका अरावली है और पश्चिमी घाट है, यहाँ भी अच्छे खासे भंडार हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो चौथा प्लेस है तटीय क्षेत्र या फिर द्वीप समूह, कोस्टल एरियाज में। चौथा क्षेत्र है आपका तटीय या द्वीप समूह क्षेत्र। कोस्टल एरिया में कुछ अच्छा खासा मात्रा में मिलता है ना। अभी आप गौर कर रहे होंगे भारत का जो पेट्रोल 20% है ना हम लोग उत्पादन करते हैं टोटल कंजप्शन का, वो मुंबई हाई से मंगाया जाता है हमारा। मुंबई हाई कहाँ पे है? मुंबई में, मुंबई के तट पर आपके समुद्र के किनारे में। ठीक है, तो वो है आपका तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, है ना। अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस ये हेडलाइन आप याद रखिएगा। ठीक है, और निष्कर्ष लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए इसमें, ये 8 नंबर का है तो जगह नहीं पूरेगा उसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लास्ट सवाल है ये, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगर आप अभी गौर कर रहे होंगे तो ये बता दूं आपको कि जैसे 2 नंबर का आया था कितना? 6 क्वेश्चन, उसके बाद 4 नंबर का आया 3 क्वेश्चन, उसके बाद 8 नंबर के आए 2 क्वेश्चन, और उसके बाद ये जो आपका 12वां है ये आएगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, इस प्रकार से टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल है तो उसको लगभग 1.5 पेज लिखना पड़ेगा आपको। उसमें जगह भी उतना दिया रहता है, उससे ज़्यादा लिख नहीं सकते, है ना। ये आपका MA का सवाल नहीं कि 4-6 पेज लिख दें, इसमें इतने में ही आपको पूरा सार गर्भित लिखना है। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहले अपने आप से आप सोच लें कि भारत की जलवायु को क्या क्या प्रभावित कर सकता है ना। तो जैसे क्या है? पहला कर्क रेखा की स्थिति, मकर रेखा की स्थिति, हिमालय की स्थिति है आपका, समुद्र से कितना दूर है ये भी मैटर करता है। इसके अलावा अल नीनो, ला नीनो, है ना, और जो आपके अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये सब मैटर करते हैं किसके लिए? भारत की जलवायु के लिए। तो अपने हिसाब से 4-5 पॉइंट आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ के गए और वहाँ याद नहीं आए तो दिक्कत है। पहले मन से सोचिएगा कि करना क्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या इसका क्या जवाब हो सकता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो बहुत फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करने के लिए, जैसे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु शामिल है इसमें, है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति है ना, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37.6 तक फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश में, ये बहुत मैटर करता है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरता है ना। तो हमारा जो मौसम या जलवायु हो जाता है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है मैक्सिमम। ठीक है, उत्तरी भाग में सर्दियां ठंडी होती है जबकि दक्षिणी भाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ठीक, ये पहला फैक्टर होगा कौन सा? अक्षांशीय स्थिति। अब देखते हैं अगला फैक्टर, दूसरा है ये इसका समुद्र तट से निकटता। ये समुद्र से जितना निकट होगा वहाँ की जलवायु उतनी अलग होगी। ठीक है, तो आपका जो समुद्री तटीय प्रदेश है टोटल 9 है ना, वहाँ की जलवायु अलग होती है और सेंट्रल इंडिया की जलवायु थोड़ी सी अलग होती है। तो मैटर क्या करता है आपका? समुद्र तट से निकटता। भारत के पश्चिम और पूर्व दक्षिण दिशाओं में समुद्र स्थित है ना। तो समुद्र तट से सटे जो आपके राज्य हैं 9 है ना, वहाँ जो है जलवायु ना अधिक ठंडी रहती है ना अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ, है ना। वो आपका समुद्र उसको मेंटेन करते रहता है।
तो ये समुद्र तट से निकटता के कारण जो है जलवायु कैसी होगी पता चल गया आपको। अगला जो है वो पवन प्रणाली है। पवन प्रणाली मतलब आपका मानसून, ठीक है। तो मानसून भी दो टाइप का होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो आपका दक्षिण पश्चिम दिशा से जो आता है ना, वो कितनी भारी बारिश कराता है भारत में, और 90% वर्षा इसी से होती है, इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक। ये 90% बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है भारत में, और जो उत्तर पूर्वी मानसून है उससे 10% होता है, और थोड़ा बहुत आपका चक्रवातों से भी होता है। तो पवन प्रणाली, विंड सिस्टम है ना, ये भी किसको प्रभावित करता है, भारत की जलवायु को। इसी के कारण तो बारिश होती है, अगर बारिश ना हो तो मौसम किस काम का, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा पवन प्रणाली को। अगला देखते हैं हम लोग, पवन प्रणाली के बाद चौथा है ऊंचाई। समुद्र तल से जितना ज्यादा ऊंचा होगा धीरे धीरे ठंडक उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। तो हमारा जो आपका भारत है वो ठीक ठाक ऊंचाई पर स्थित है, हिमालय उससे बहुत ज्यादा ऊंचा पर स्थित है। तो आपका हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो ठंडा है, ठीक है। हिमालय का स्थिति भी मैटर करता है, अगर नहीं लिखा तो आप अपने मन से लिख लीजिएगा उसको, कि हिमालय स्थित है इसलिए वो जो आपका रूस वाले एरिया है वहां से जो है ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, तो हमारी जलवायु थोड़ी सी गर्म है इसी नाम से। ऊंचाई मैटर करती है, ऊंचाई बढ़ने पर ठंडी बढ़ती है और मौसम चेंज होता है। अगला है महाद्वीपीयता, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। तो जो आपका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की वजह से इसका जो राइट पार्ट है वो अच्छा खासा बारिश प्राप्त करता है, पर जो आपका राजस्थान वाला एरिया है वो जो है ठीक ठाक बारिश नहीं प्राप्त करता। तो ये कारण है आपका महाद्वीपीयता का, ठीक है। अगला है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं अर्थात अल नीनो और ला नीनो, ठीक है। अगर कभी ज्योग्राफी पढ़ाना हुआ तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, अल नीनो ला नीना क्या होता है। ये गर्म जल धाराएं हैं जो आपके प्रशांत महासागर में बहती हैं, और वो भी आपके किसको प्रभावित करती हैं, भारत की जलवायु को, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ जो आपका लेफ्ट से भूमध्य सागर, काला सागर होते हुए आता है, वो हिमालय में टकराकर भी बारिश कराता है, उसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके भारत में बारिश करवाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके क्या, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, है ना। तो इनको याद रखिएगा, हेडिंग को याद रखिएगा, अंदर आप जो लिखना चाहें अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो है इतना ही करते हैं हम लोग। ये हमारा सवाल 50 नंबर का समाप्त हुआ है ना। आगे हमसे जुड़े रहिए, और अगर अच्छा लग रहा है हमारा काम तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।